प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री के प्री बोर्ड पेपर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। आइए देखते हैं। पहला सवाल है बहुविकल्पीय का। इसमें कहा गया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के समान मोलरता वाले जलीय विलयनों का समान दशाओं में वानठाप गुणांक का मान क्रमशः क्या होगा या क्रमशः होगा। तो पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं दिया गया है 1, 2, 3, दूसरे में दिया गया है प्रत्येक के लिए 1 और तीसरे में है प्रत्येक के लिए 0 और चौथे में है 3 से अधिक। देखिए आप ये जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो भैया ये हमारे पास है C12H22O11, इसी से बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये क्या हो गया आपका फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका डाइसैकेराइड शर्करा है और ये सब दोनों क्या है मोनोसैकेराइड शर्करा है। तो इसके लिए जो हमारा क्रम होना चाहिए वो 1-1-2 का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा जो है ये राइट है, बाकी ऑप्शन वाले में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्ण SN2 अभिक्रिया में त्रिविम रसायन प्रतिलोमन दर्शाते हैं। तो अगर इसमें से हमारा कोई अगर आंसर हो सकता है तो वह है भैया हमारा CH3Cl है। क्या है CH3Cl, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले तीसरे बहुविकल्पीय की तरफ। उसमें कहा गया है 180 ग्राम जल में कितने मोल जल है। 180 ग्राम जल में, ठीक है, WA बराबर आपको 180 ग्राम दिया है। ठीक है, H2O का जो MA होता है यानी एटॉमिक मास वो होता है 18। अब मोल बराबर आप जानते ही हैं, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार यानी WA/MA। ठीक, तो चलिए फिर 180 बटे 18 दहम्मा 110 यानी 10 मोल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सा का है। ऑप्शन नंबर सा हमारा क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले वाले पे। हमसे पूछा गया है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं, तो हम कह देंगे एक। कितने होते हैं भैया, एक प्राथमिक अल्कोहल समूह होता है, जो होता है हमारा CH2OH के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह है, तो एक प्राथमिक अल्कोहल समूह है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा पांचवा है कि एक ट्राइपेप्टाइड बंध कितने पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथे वाले का हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बा है। तो ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। एक ट्राइपेप्टाइड बंध में कितने होते हैं, तो 2 बंध होते हैं, 2 पेप्टाइड बंध होते हैं। ठीक है, पांचवें बहुविकल्पीय में हमसे पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के तम जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, तो कैथोड पर हमको मिलता है H2 गैस मिलती है। इस प्रकार से हमारा पांचों बहुविकल्पीय हो जाता है, 5 के 5 आंसर आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है निम्नलिखित के लिए नष्ट समीकरण लिखिए। एक्सेल समीकरण दी गई है Ni चेंजिंग इनटू Ni2 प्लस साल्ट ब्रिज, यहाँ पे आपको मिलेगा Ag प्लस चेंज हो रहा है Ag में। तो चलिए भैया सबसे पहले देख लेते हैं कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर क्या क्रिया हो रही है। कैथोड पर देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इसलिए कैथोड की बात हम लोग करेंगे। तो Ag जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलने वाले ले लेगा और बदल जाएगा Ag में। एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड पर क्रिया, एनोड पर क्रिया की बात करें तो Ni क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है और बना रहा है 2E। इस प्रकार से n बराबर हमारे पास हो जाएगा 2। जब इसका हम लोग नष्ट समीकरण लिखेंगे तो वो क्या होगा, ठीक है, नष्ट समीकरण कहीं कहीं पर ने नष्ट लिखा होता है, जो भी आपकी इच्छा करेगी दोनों में से कुछ भी लिख लेना। ठीक है, या इसको लिख लेना। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं E बराबर E स्टैंडर्ड ऑफ सेल या E सेल बराबर E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू है 2 log 10 बेस पर Ni2 प्लस बटे
Ag प्लस का होल स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इसके आगे हमारे पास क्या है, 2 लगा हुआ है। ये क्या हो गया हमारा, इस सेल के लिए नष्ट समीकरण हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर। देखो भैया, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि COCl3 4 इंटू 4NH3। क्या है आपके पास, COCl3 इंटू 4NH3। ये क्रिया करता है AgNO3 के आधिक्य से। किससे क्रिया करता है? AgNO3 के आधिक्य से, प्लस AgNO3 किसमें, आधिक्य में। आधिक्य में क्रिया कर लेता है और आधिक्य में क्रिया करने के बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 मोल AgCl बनाता है। कितने मोल बनाता है? 1 मोल AgCl बनाता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इस CO यानी कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। हमसे पूछा जा रहा है कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता के बारे में, वो क्या होगी। ठीक है, देखो भैया, यहां पे हमारे पास है Cl3 यानी 3 Cl है। जैसे ही इसके साथ क्रिया करते हैं तो हमको मिल रहा है AgCl 1 मोल। कितने मोल मिल रहा है? 1 मोल। इसका मतलब इस Ag के साथ एक ही Cl माइनस क्रिया कर रहा है। यानी इस AgCl की बात अगर हम लोग करें तो Ag प्लस के साथ एक ही Cl माइनस क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। अब इसमें से एक Cl माइनस निकल गया तो बचे कितने? तो बचे आपके पास 2 Cl माइनस। क्या बच गए? 2 Cl माइनस। ये 2 Cl माइनस किसके साथ क्रिया करते हैं? CO के साथ क्रिया कर लेते हैं। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें तो CO की जो द्वितीयक संयोजकता होगी, CO की द्वितीय संयोजकता बराबर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, CO की द्वितीय संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक Cl इसके साथ क्रिया कर ले रहा है। बाकी बचे 2 Cl। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमसे कहा गया है IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है? IUPAC नाम। तो भैया हमको जो दिया गया है वो है CrNH3 का होल थ्राइस, H2O इसका भी होल थ्राइस इंटू Cl3। पहला तो हमारे पास ये है, इसका हमको IUPAC नाम बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसके IUPAC नाम के बारे में। ठीक है, यहां पे NH3 3 है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन। H2O भी कितना है? 3 है तो ट्राई एक्वा। अब Cr है तो क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम 3। और यहां पे क्या है? क्लोराइड। तो इसको हम लोग कह देंगे क्लोराइड। ठीक, क्या नाम हो गया? ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, क्रोमियम 3, क्लोराइड। अच्छा, CO ब्रैकेट में है En का होल थ्राइस, होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसका हमको बताना है IUPAC नाम। देखो भैया, जहां पर En आ जाता है यानी एथिलीन डाई एमीन आ जाता है, वहां पे हम लोग जो है डाई और मोनो का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे 3 बार आया है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ट्रिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा ये सल्फेट। क्या हो जाएगा नाम इसका? ट्रिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये IUPAC नाम भी खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, हमारे पास है FeNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट में CN4 माइनस। अब इसके ज्यामितीय समानु की संरचना हमको दर्शानी है। ठीक है, ये Fe हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु है तो ये हो जाएगा बीच में। बाकी NH3 ऊपर हो गया, यहां पे हो जाएगा इसके साथ Cn। फिर यहां पे हम लोग चलेंगे, यहां पे भी हो जाएगा NH3। यहां पे आएंगे हम लोग, यहां भी हो जाएगा Cn। यहां भी क्या हो जाएगा? Cn हो जाएगा।
बाकी NH3 की बात करें तो एक NH3 यहाँ पे हो जाएगा पूरे के साथ। हम लोग थोड़ा ये लाइन बड़ी हो गई है तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे CN छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देंगे और इन सबको एक दूसरे से ऐसे ही हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसे हम कहेंगे समपक्ष। इसे क्या कहेंगे? समपक्ष कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? समपक्ष, जिसमें दोनों NH3 क्या है? बगल बगल लगे हुए हैं। अब विषम पक्ष के लिए जब हम लोग चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी Fe बीच में ही रहेगा, NH3 को मैं यहीं रखूंगा, यहाँ पे मैं Cn रख लूंगा, यहाँ पे भी मैं Cn रख लूंगा, यहाँ पे भी मैं Cn रखूंगा और दूसरा NH3 ठीक NH3 के सामने। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विषम पक्ष। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? विपक्ष या विषम पक्ष कह देंगे। तो इसके जितने भी संरचनाएं थी आपकी वो आपको मिल गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई? ज्यामितीय की संरचना हो गई इसकी, समपक्ष और विषम पक्ष की। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए आपको सुक्रोज का जल अपघटन दिखाया गया है C12H22O11। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है जल के साथ तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है भैया, दो भागों में टूट जाता है। हमारे पास बात करना है हमको आणविकता के बारे में। आणविकता के बारे में आपने पढ़ा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रता पदों का योग आणविकता कहलाती है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक H2O, एक C12H22O11, यानी एक सुक्रोज के साथ अभिक्रिया करता है तो 1 + 1, तो ये 2 क्या हो गई आपकी? आणविकता। क्या हो गई? आणविकता हो गई 2। ठीक है, इसकी कोटि के बारे में बात की जाए तो ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जाती है। आप लिख देंगे कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है और इस अभिक्रिया के लिए जो कोटि आती है वो कोटि है क्या? कोटि बराबर 1, यानी यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए, हमारा जो सवाल है वो कह रहा है एथिल अल्कोहल का सांद्र H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण को समझाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भैया निर्जलीकरण क्या है? क्या है निर्जलीकरण? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन क्या है? निर्जलीकरण क्या है? किसी भी अभिक्रिया में जल का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके H2O का त्याग कर देता है, वह एथिलीन बनाता है। H2O व एथिलीन बनाता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखते हैं। एथेनॉल C2H5OH प्लस H2SO4 बनाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। इसके बाद हमसे कहा गया आप इसकी क्रिया विधि बताइए। क्या बताइए? क्रिया विधि। तो देखो भैया, क्रिया विधि के बारे में जब भी बात करेगा तो हम लोग क्रिया विधि कैसे बताएंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्रिया विधि लिख लीजिए। क्या करेंगे अब हम लोग? क्रिया विधि। ठीक, ये है आपका C2H5OH प्लस इसको लिख सकते हो HHSO4। कितने डिग्री पर? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस H2O निकल जाएगा, यानी ये OH और इसका AH निकलेगा और यहां पे बनेगा C2H5HSO4। C2H5HSO4 बन जाएगा। अब ये C2H5HSO4 जो है हमारा आगे रिएक्शन करेगा, गर्म करने पर बनाएगा C2H4 प्लस H2SO4। ये फिर मुक्त हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये निर्जलीकरण की क्रिया विधि होती है 2 पदों में। आई होप आप समझ पाए होंगे। आशा करता हूं कि आप यह अभिक्रिया समझ पाए होंगे। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि दर्शाइए किस प्रकार आप संश्लेषण करेंगे उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कहा गया है फेनिल एथेनॉल, तो हम लोग यहाँ पे फेनिल एल्कीन ले लेंगे। ठीक है, फेनिल एथिलीन लेंगे। क्या लेंगे? C6H5CHCH2, इसका नाम है फेनिल एथिलीन। क्या नाम है? फेनिल एथिलीन। और इसकी रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ। क्या बन जाएगा? C6H5CHOHCH3, इसका नाम हो गया फेनिल एथेनॉल। क्या हो गया इसका नाम? फेनिल एथेनॉल। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि उपयुक्त एथिलीन से आपको फाइंड करना था फेनिल 1 एथेनॉल, तो इसी को हम कह देंगे 1 फेनिल एथेनॉल या फेनिल 1 एथेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी हो जाती है। हमको प्राप्त करना है बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। क्या प्राप्त करना है? तो बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। क्या करना है? बेंजोइक अम्ल। ठीक, अब बेंजिल अल्कोहल का हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। C6H5CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल हो गया हमारा। इसकी क्रिया कराएंगे KMnO4/H2SO4 और बन जाएगा हमारे पास C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। C6H5OOH को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोइक अम्ल कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं बेंजिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह सवाल भी पूरा हो जाता है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमसे कहा गया है SN2 अभिक्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो देखिए भैया, साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड से साइक्लोहेक्सिल मेथिल अल्कोहल, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, इसका फार्मूला लिख लो भाई। फार्मूला हो जाएगा C6H11CH2Br और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ करा देंगे? NaOH के साथ। हमको मिलेगा C6H11CH2OH प्लस NaBr मुक्त हो जाएगा। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? या सॉरी, इस अभिक्रिया की सहायता से हम लोग साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड से साइक्लोहेक्सिल मेथिल अल्कोहल या साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसकी हमसे कहा गया था क्रिया विधि भी बताइए। ठीक है, तो चलिए इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे इसमें क्या होगा। देखो, SN2O रिएक्शन है जिसमें एक साथ 2 पद होते हैं, यानी एक तत्व का जुड़ना दूसरे का निकलना भी। तो इसमें क्या होगा? जो मध्य पद इसका बनेगा C6H11CH2, ये आपका Br निकलना शुरू होगा। ये क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड लग गया। NaOH का जो ये OH है इस पे आक्रमण करेगा। जैसे ही आक्रमण करेगा ये निकलना शुरू हो जाएगा और ये आकर के जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डॉटेड से दर्शा देंगे। इसी अभिक्रिया को कहेंगे SN2 अभिक्रिया, यानी दोनों काम, एक तत्व का जुड़ना और एक तत्व का निकलना एक साथ हो रहा है, इसलिए SN2 अभिक्रिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एलिफेटिक असंतृप्त एल्डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। चलिए ठीक है, एक एलिफेटिक असंतृप्त एल्डिहाइड की हम लोग सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया लिखने चल रहे हैं, जो कि अभिक्रिया हमारी हो जाएगी CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला हम लोग लिखेंगे
जो कि होता है NH2CONH2। ये हमारा क्या है, सेमी कार्बेजाइड है। और जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, हमको मिलेगा, हम लोग अभिक्रिया कराएंगे हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। यही हमारी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। हमसे कहा गया है क्रॉस एल्डोल संघनन। हमसे क्या कहा गया भैया, अगला क्रॉस एल्डोल संघनन है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल संघनन का एक उदाहरण लिखना है। आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है। तो देखिए, जब दो अलग प्रकार के एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ क्रिया करके जब क्या होगा, दो अलग प्रकार के एल्डिहाइड एक साथ क्रिया करके चलिए भैया, हमारी अगली अभिक्रिया के बारे में कहा गया है, हमसे कहा गया है कि क्रॉस एल्डोल संघनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए भैया, क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, अगर हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में बात करें तो इसमें दो असमान एल्डिहाइड या दो असमान कीटोन आपस में क्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, आइए इसकी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हो जाएगा, CH3CHO हो गया एक हमारा, दूसरा हमारा हो गया C2H5CHO। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में। मैं तनु क्षार लिख दे रहा हूं, क्या बनेगा, तो CH3CHOH CH3CHO, ये आपकी हो गई क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया। ठीक है, आप चाहें तो इस OH को यहां पे भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्रॉस एल्डोल की अभिक्रिया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। इसमें हमारे पास है RCOOH और इसकी क्रिया कराई जा रही है LiAlH4 के साथ। तो भैया बनेगा क्या, हमको ये बताना है, इस अभिक्रिया को पूरा करना है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आइए इस अभिक्रिया को पूरा कर देते हैं। RCH2OH प्लस LiAlO2। ठीक है, इस प्रकार हमारी अभिक्रिया पूरी हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निकल नाइट्रेट के एक विलयन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए, तो I बराबर इसमें हमारे पास है 5 एम्पियर 20 मिनट, T बराबर क्या है 20 मिनट, यानी 20 गुणे 60 बराबर 1200 सेकंड तक जो है हमारे पास धारा प्रवाहित की गई इस तार में। ठीक है, कह रहा विद्युत अपघटन किया गया है, निकल की कितनी मात्रा अपघटित होगी
या सॉरी निकल की कितनी मात्रा निक्षेपित होगी। तो अभी आपने देखा था Na2+ बनाता है, यहाँ पे हो जाएगा 2, और Na का जो Ma होता है वो 58.69 के लगभग होता है। हमसे पूछा गया है W, तब हम कहेंगे फैराडे के नियम से W बटे ई बराबर I इंटू टी बटे 96,500। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा W बराबर EIT बटे 96,500। ई की वैल्यू होगी 58.69 बटे 2 गुणे आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर गुणे 1200 बटे 96,500। अब ये दो नीचे आ जाएगा, 58.69 गुणे 5 गुणे 1200 बटे 96,500 गुणे 2। 0 से 0 काट दीजिए, 2 छंगे 12, 6 आ गया, 6 पंचे 30। यानी अगर हम लोग अब बात करें तो ये हो गया हमारे पास 58.69 गुणे 30 बटे 965। इसी को हल करना है भैया, इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1760.7 डिवाइडेड बाई 965, 1.82 करके कुछ उत्तर आएगा। यही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि 7.4 ग्राम KCl है, तो WA बराबर 7.4 ग्राम, इसका MA हो जाएगा, KCl है तो 35 प्लस 39 सॉरी 35.5। KCl का जो MA होगा वो हो जाएगा 35.5 प्लस 39 बराबर 74.5। ये MA की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद हमको दिया गया है KB बराबर 0.52, ठीक, और WB बराबर है 100 ग्राम। आइए यहां पे हम लोगों को निकालना है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का फार्मूला होता है KB इंटू WA इंटू 1000 बटे MA गुणे WB। वैल्यू रखेंगे, KB की वैल्यू है 0.52 गुणे WA 7.4 गुणे 1000 बटे MA है 74.5 गुणे 100, भाग करेंगे भैया, यहां पे आ जाएगा 10। अब इसको भाग करेंगे तो लगभग आ जाएगा ये भी 10, अप्रोक्सीमेट 10 आएगा, और 10 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 0.052। लगभग लिख देंगे, कितना लिख देंगे, लगभग इतना हमारा डेल्टा टीबी आ गया। और अगर इसकी बात करें कि कितना क्वथनांक कितना होगा तो इतना बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक बराबर हमारे पास हो जाएगा क्वथनांक 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। चलिए, हमको दिया गया है n बराबर m/10 बराबर 0.1 मोल हो जाएगा। ये टेम्परेचर बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 300 केल्विन हो जाएगा। यूरिया का भैया निकालना है तो V बराबर यहाँ पे 1 लीटर हम लोग ले लेंगे, 1 लीटर हो जाएगा। परासरण दाब PV बराबर NRT होता है। R बराबर हमको दिया गया है 0.0821, तो रख लीजिए P V की वैल्यू 1 है, P गुणे 1 बराबर N की वैल्यू है 0.1 गुणे R की वैल्यू 0.0821 गुणे 300 केल्विन। अब गुणा करा लीजिए, 0 0 3 1 3 3 दूनी 6 8 3 24 और 1 2 3 4 और एक अंक पे 0.5 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक पे दशमलव हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा 2.463 ATM। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो जाता है। और प्री बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आज की हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे।
यहीं पर क्या है, पहले प्री बोर्ड यानी प्री बोर्ड के पहले मॉडल पेपर की जो क्लास है ये यहीं पर खत्म करूंगा। बाकी आगे जो सवाल हैं वो आपके क्या है, थ्योरेटिकल सवाल हैं। ये इतने सवाल ऐसे थे जो आपको लगाने में समस्याएं होती, जिनके बारे में आपको बता दिया गया है। आगे जो भी सवाल हैं वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, उन्हें आपको हल कर लेना है। जैसे आपकी है रोजेनमुंड अपचयन है, कोल्बे सिमेट अपक्रिया है, और ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं हैं आपकी। हाँ, आपको 20 दिन बचे हैं, आज 4 तारीख है और आज से आपको बचे हुए 20 दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस 20 दिनों को आपको एकदम इतने अच्छे से मेहनत करनी है कि आप अपने सपने को पूरा कर सकें और ले आ सकें अपने परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए एक अच्छा और सम्मानजनक स्कोर, जिससे समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा, आपके परिवार की नाम और प्रतिष्ठाएं बढ़ें। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए जेमिनी क्लासेज के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है।